सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 4। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इस चैप्टर के अंदर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, पहले इसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। इसके अंदर मैंने 3 साल बनाए हैं, ठीक है। ये हो गया 2012 और 13, ये हो गया 2013 और 14, ये हो गया 2014 और 15। तो ये 3 क्या है, हमारे 3 फाइनेंशियल ईयर है, 2012-13, 13-14 और 14-15, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यार ये ना 3 पार्टनर्स थे फर्म के अंदर और इनकी फर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही थी। अचानक से एक पार्टनर ने बोला यार मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हो जा तू। तो अब यहाँ पर केवल 2 पार्टनर बचे। क्या बचे? 2 पार्टनर बचे। तो हमने क्या बोला कि यार अगर तू रिटायर हो जाएगा तो कौन से दिन होगा, इसने बोला इस दिन रिटायर होऊंगा। हमने बोला ठीक है। तो इसके बाद से हमारी फर्म के अंदर केवल 2 पार्टनर रहेंगे, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। अरे भाई, कौन से 2 पार्टनर रहेंगे, ना तो ज़्यादा और ना कम। पहले थे 3, अब थे 2, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार ये जो प्रॉफिट है हमारा कौन से ईयर का, इस वाले ईयर का, और ये जो प्रॉफिट है हमारा कौन से ईयर का, इस वाले ईयर का। तो मैं आपसे ये पूछने जाता हूँ सिंपल सा कि ये वाला जो हमारा प्रॉफिट है इस कौन से, इससे लेके यहाँ तक का, और ये वाला जो हमारा प्रॉफिट है कहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला प्रॉफिट हमारा किस में बटेगा, पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमारा प्रॉफिट किस में बटेगा। यानी कि अगर ये वाला प्रॉफिट हमने इस वाले पीरियड में कमाया है, किस वाले पीरियड में, इस वाले पीरियड में कमाया है, तो कितने पार्टनर में बटेगा, वो इन वाले पार्टनर में बटेगा जो इस पीरियड में पार्टनर थे। और अगर हमने कोई प्रॉफिट इस वाले पीरियड में कमाया है तो वो किस में बटेगा, इस वाले में बटेगा। सिंपल। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने बोला कि यार जिस पीरियड में हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतने पार्टनर्स में उसे बांटेंगे। तो पहले पार्टनर कितने थे हमारे पास, इस पीरियड में 3 पार्टनर थे, तो ये प्रॉफिट हम 3 में बांटेंगे। और इस पीरियड में 2 पार्टनर थे, तो ये वाला प्रॉफिट हम 2 में बांटेंगे। सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये वाला प्रॉफिट तो हमारे 3 पार्टनर्स में बटेगा और ये वाला प्रॉफिट 2 पार्टनर्स में बचेगा। क्यों? क्योंकि एक छोड़ के चला गया तो थोड़ी ना उसको प्रॉफिट देते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 पार्टनर में बटेगा, 2 पार्टनर में ये वाला बटेगा, ठीक है। तो इससे तो हमें केस खत्म, इससे तो हमें कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं कुछ करना? क्योंकि ये वाली कब की है, बात की बात है। हमें कौन सा करना है, हम रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम रिटायर जब पार्टनर हुआ है तो उस केस में हमें क्या करना है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, ये जो 3 पार्टनर्स हमारे पास पहले थे इनको हमने क्या बोला, ओल्ड पार्टनर्स बोला, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, ओल्ड पार्टनर में। और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉफिट को हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पिछले साल जो हमने प्रॉफिट कमाया था उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम बोल सकते हैं, या फिर प्रॉफिट को क्रेडिट भी हम बोल सकते हैं। क्या? क्रेडिट प्रॉफिट। अब देखो ये हमने यहाँ पे बहुत इजीली बोल दिया कि हमने प्रॉफिट कमाया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है हमने लॉस कमाया हो। अगर हम लॉस बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, लॉस लेकिन डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, यह प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट की डेबिट बैलेंस है तो ये क्या है, यहाँ पर है प्रॉफिट, और किसी भी चीज का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है हमारे लिए, लॉस। तो हम प्रॉफिट और लॉस को कभी भी केवल और प्रॉफिट और केवल लॉस नहीं लिखते, हम पूरा लिखते हैं प्रॉफिट लॉस। लेकिन अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट है या लॉस। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, उसका डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस है। हम ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे कि ये जो एक्यूमुलेटेड लॉस हम नहीं लिख सकते, हम केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिख सकते हैं, या फिर जनरल रिजर्व भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं।
हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा, जनरल रिजर्व लिखा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लिखा। इन तीनों केसेस में हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट ही हो जाता है। तो ये तीनों केसेस हमारे कौन से बन जाते हैं, प्रॉफिट के बन जाते हैं। और ये लास्ट का केस हमारा कौन सा बन जाता है, लॉस का बन जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे देता हूँ, और ये तीनों केसेस हमारे कौन से हो गए, ये तीनों केसेस हमारे हो गए प्रॉफिट के। अगर हमारा पिछली सालों में प्रॉफिट होगा तो ये वाला हमें बोला जाएगा, और लॉस होगा तो हमें इस तरीके से यहाँ पर लिख के दिया जाएगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉस, जनरल रिजर्व, ऐसे नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व केवल प्रॉफिट के केस में लिखा जाएगा, और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट के केस में लिखा ही जाएगा, और प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस किस केस में लिखा जाएगा, लॉस के केस में लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चार चीज़ें हमें यहाँ पर इनको करके देनी है। कौन सी चार चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स में करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस है तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा, इन वाले पार्टनर्स में। किस रेशो में, जिन भी रेशो में इनका हुआ होगा 3:1, जो भी रेशो हुआ होगा। कौन सा रेशो होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स है तो ओल्ड रेशो ही होना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स है तो कौन सा रेशो होना चाहिए, ओल्ड रेशो ही हमारा हर बार काम करेगा। इस लाइन में लिखूं इधर, चलो इधर लिख देता हूँ। ओल्ड रेशो है तो हमारा कौन सा काम करेगा, ओल्ड रेशो ही काम करेगा। ये सारी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं ढंग से लिख रहा हूँ, जिससे कि आप जब सेल्फ स्टडी करो तो आपको समझ आ जाए। ये कौन सा, और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें ये प्रॉफिट और लॉस किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस हमको दिया है, यानी कि वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमको दिया है, यानी कि वो लॉस की बात कर रहे हैं। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो जनरल एंट्री भी हम कर लेते हैं। दूसरे पेज पे लिखता हूँ। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी हमारे, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, और अगर हमें लॉस हुआ है तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से पार्टनर होंगे, ओल्ड पार्टनर होंगे। ओल्ड पार्टनर कौन से रेशो में लेंगे, ओल्ड रेशो में लेंगे। जो उनसे भी पार्टनर आएंगे वो उसी रेशो में हमेशा लेते हैं। और ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें दिया जाएगा जनरल रिजर्व तो हम क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोला जाएगा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखेंगे। पी एंड एल बोला जाएगा तो पी एंड एल लिखेंगे, यानी कि जो भी इन तीनों में से हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा वही हम उठा के वहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। ये तीन अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, कुछ भी इसमें से हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर नीचे वाला हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस के केस में हम क्या लिखेंगे, लॉस के केस में तो एक ही चीज़ हम लिखते हैं, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ये क्या हो जाएगी, एंट्री उल्टी हो जाएगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस केस में तो हमें एक ही चीज़ दी जाएगी, क्या, पी एंड एल। तो हम क्या बोल देंगे, पी एंड एल यहाँ पर बोल देंगे। ये जो है ये कौन से में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। तो ये क्या था आपका, ये था आपका अगर आपको जनरल रिजर्व दिया जाता है तो ये मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी। ये क्या थी, आपकी जनरल एंट्री थी, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ पर आ जाएगा कि ढंग से नहीं आता, छोड़ो इसको, फिर यहीं पर हम लिख देते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या, प्रॉफिट के केस में क्या जनरल एंट्री होगी और लॉस के केस में क्या जनरल एंट्री होगी। वो दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पर देख ली। किस केस में है ये, जनरल रिजर्व के केस में। इसका क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन बहुत ईजी सा आएगा, इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। सबको सपोज आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 70,000 का, ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए A रेशो B रेशो C, किसमें, 3:2:1 में। तो यहाँ पे क्या आपको बोला जाएगा कि आप जनरल रिजर्व की एंट्री करके दिखाओ। तो आप जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करोगे, ये क्या है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व क्या आके प्रॉफिट नहीं लिख के देंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व कितना, 70,000। क्यों डेबिट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, ये वाली। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कौन से हैं, 2A 2B 2C। ये किस रेशो में बांटते हैं, 3:2:1 में। तो 70,000
डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही 35,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 333 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। यार ये सही भी है क्या? चलो यहाँ 70,000 कैलकुलेशन इतनी घटिया ली ना मैंने। 70,000 माइनस 35,000 माइनस 233, ठीक है, 11667। तो ये क्या हो गई आपकी ए बी और सी में आपने क्या कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा। बस एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, ये जो जनरल रिजर्व और आपको ये लिखा आएगा ना, ये डायरेक्टली नहीं लिखा आएगा, ये बैलेंस शीट में आपको दिया जाएगा। बैलेंस शीट में कैसे आपको दिया जाएगा, ये बैलेंस शीट में आपको इस तरीके से दिया जाएगा। जैसे सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, अगर आपके प्रॉफिट आपको दिया जाता है तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा जनरल रिजर्व के रूप में, या फिर P&L के रूप में। P&L के रूप में कौन सा, क्रेडिट बैलेंस वाला, या फिर आपको यहाँ पे दिया जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जनरली तो आपको जनरल रिजर्व ही लिखा आएगा, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। P&L और क्रेडिट बैलेंस ये तो आते ही नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया सिर्फ, अगर आ जाते हैं तो। ये कौन से केस में आएगा, प्रॉफिट के केस में। और लॉस के केस में क्या आएगा, आपको यहाँ पर लिखा आएगा कहीं पर क्या, P&L, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो ये केस में आएगा, लॉस के केस में आपको लिखा आएगा। तो ये आपको डायरेक्टली लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर केवल इतना सही आया हुआ है। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा ना, बड़े वाला, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी, वो वाले क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा जनरल रिजर्व, P&L, क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर आपको P&L, डेबिट बैलेंस। किसके अंदर, ये बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये जो हमने देखा, ये तो समझने के लिए देखा, इस तरीके से नहीं मिलेंगे आपको, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। रेशो वगैरह आपको उसी क्वेश्चन में दिया जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक इस वाले के अंदर हमने देखा कि हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में हम कुछ कुछ पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमने यहाँ पे पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर हमको दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपने समझ लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स रिटायर होने से पहले प्रॉफिट कमाते हैं। जो पार्टनर्स क्या करते हैं, रिटायर होने से पहले प्रॉफिट कमाते हैं, उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, उसको हमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में सारी बातें हो गई। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा हो गया, पास्ट ईयर का प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं दूसरी, करंट ईयर के प्रॉफिट में। अगर हमें करंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट सबसे पहले तो होता क्या है, ये देख लो आप। ये सपोज हमारी लाइन है, ये है साल 2012 और 13। कौन सा साल है, 2012 और 13, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि यार ये जो है ना, ये है आपका अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल मार्च मई तक का पीरियड, और ये है मई जून से लेके अगले मार्च तक का पीरियड। तो ये तो है आपका मई से अप्रैल से लेके मई तक का पीरियड, और ये है जून से लेके मार्च तक का पीरियड। इसका मतलब ये तो है 3 मंथ्स का पीरियड, और ये है बाकी के बचे हुए 9 मंथ्स का पीरियड। अब जो हमारे पार्टनर है ना, यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फर्म के अंदर 3 पार्टनर थे, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि यार यहाँ पर केवल 2 ही पार्टनर रह गए। इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे खुद से कि यार ये जो पार्टनर था इसने दगा दे दिया, अपने दोस्तों को छोड़ के भाग गया। यानी कि ये जो फर्म थी इनकी, ये क्या हो गई, अब टूट चुकी है। और फर्म कौन से दिन पे टूटी है, इस वाले केस में टूटी है। कौन से वाले दिन में, इस वाले दिन को टूटी है फर्म, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि यार ये जो साल का प्रॉफिट है, क्या है, ये जो साल का प्रॉफिट है, इस साल इस फर्म ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। चलो प्रॉफिट नहीं तो लॉस कमाया होगा, कुछ तो एक चीज कमाई होगी ना, प्रॉफिट नहीं कमाया होगा तो लॉस कमाया होगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस इस फर्म ने इस वाले पीरियड में कमाया होगा, इस वाले पूरे साल में, ये किस में बटेगा, 3 में बटना चाहिए या फिर 2 में बटना चाहिए। आप फिर से सुन लो यार, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कमाया होगा फर्म ने करंट ईयर में, जो प्रॉफिट एंड लॉस कमाया होगा, ये 3 में बटेगा या 2 में बटेगा। देखो लॉजिक तो ये बोलता है कि ये जो 3 महीने का प्रॉफिट है ये इन तीनों में बांट दो, और ये जो 9 महीने का प्रॉफिट है ये इन दोनों में बांट दो। लॉजिक तो ये बोलता है ना कि यार ये जो 3 महीने का प्रॉफिट है,
जो ये 3 महीने का प्रॉफिट है ये तो इन तीनों में बांट दो, और ये जो 9 महीने का प्रॉफिट है यानी कि जो इस पीरियड में कमाया है ये इन दो में बांट दो। तो इसी लॉजिक के ऊपर हम वर्क करेंगे और इसी लॉजिक के ऊपर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा कौन से केस में, इस वाले केस में, उसको हमें कहाँ बांटना पड़ेगा, इस वाले केस में, यानी कि इन तीनों पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। और जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगले वाले केस में उसे हमें अगले वाले केस में बांटना पड़ेगा, यानी कि इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना पड़ेगा। इसके अंदर हमें इन तीनों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा और इसके अंदर हमें इन दोनों पार्टनर्स में केवल बांटना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यार ये तो हो गई बात की बात, ये तो हमें रिटायरमेंट का कोई केस ही नहीं है। हमारा रिटायरमेंट हो कब रहा है, हमारा रिटायरमेंट हो रहा है इस वाली डेट को। तो हम रिटायरमेंट से पहली वाली चीज़ें देखेंगे कि इस वाले प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेता हूँ। सपोज जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट है आपका 1,20,000 रुपीज़। कितना है, 1,20,000 रुपीज़। पहले आपके पार्टनर्स कितने थे, A/B/C थे, क्या 3/2/1 में ये अपने सामान को बांटते थे, ये क्या था, ओल्ड था। अब B रिटायर हो गया तो A/C बचे, और इन्होंने क्या बोला कि हम 3/1 में अपने जो भी सामान है या फिर जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हमने बोला कि यार ये जो B रिटायर हुआ है ये कौन सी डेट को रिटायर हुआ है, तो हमने इन्होंने बोला कि यार ये जो B रिटायर हुआ है अप्रैल मई जून, यानी कि 1 मिनट, अप्रैल मई, तो यार यहाँ पर तो आपके 3 मंथ आने चाहिए ना, यहाँ पर 10 आने चाहिए। खैर बात तो एक ही रहेगी, हमने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोला था। अप्रैल मई, तो B रिटायर हुआ है 1 जुलाई को, सपोज कब हुआ है, 1 जुलाई को रिटायर हुआ है B। ठीक है, तो हमने बोला कि ये वाली चीज़ें हमें दी गई है। अब इन्होंने बोला कि यार ये जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट है ना इसको बांट के दिखाओ, ये जो करंट ईयर का आपका प्रॉफिट है इसको बांट के दिखाओ। तो हमने बोला ठीक है हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, क्या, ये जो B का जो प्रॉफिट है हमें ये निकालना है कि B को कितना प्रॉफिट हमें दिया गया, यानी कि कैलकुलेट बीज प्रॉफिट। हमें क्या निकाल के दिखाना है कि B का प्रॉफिट कितना बनता है इस साल का, कैलकुलेट बीज प्रॉफिट इन करंट ईयर, कि हमारा इस साल में B का प्रॉफिट कितना बनेगा वो हमें निकाल के दिखाना है। तो हमने सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन से पहले हमने एक फॉर्मूले की बात की, रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग, सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर करंट ईयर प्रॉफिट। अगर हमें रिटायरिंग पार्टनर का क्या निकालना है, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, यानी कि जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसका अगर हमें करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या, सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स, मैं इसको छोटा कैसे करूं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन एन इन अ ईयर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा तो नहीं है खैर, लेकिन समझोगे ना आप तो बहुत आसान लगेगा आपको।
तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आता है क्या, रिटायरिंग पार्टनर करंट ईयर प्रॉफिट, यानी कि अगर हमें रिटायरिंग पार्टनर का करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है वो, करंट ईयर का प्रॉफिट सबसे पहले लिखो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिखो, नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले वो कितने मंथ थे, और टोटल नंबर ऑफ मंथ। तो इस वाले केस में हम पुट करते हैं सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। इक्वल टू से हम स्टार्ट करते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट हमें सबसे पहले लिखना है। करंट ईयर का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 क्या दिया हुआ है हमें, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके। इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि यार उसके अलावा आपको क्या बताना है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना था, ओल्ड वाला शेयर, क्योंकि न्यू में तो वो होगा ही नहीं ना। आप देखोगे यहाँ पे बी चला गया तो न्यू में तो वो होगा ही नहीं, ओल्ड शेयर ही हमसे पूछा गया होगा। तो हम क्या बताएंगे कि इसका शेयर था बी, अगर हमारा बीच में था तो यहाँ पर हमारा शेयर आया था 2/6। 2 तो ये आ गया, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। 3+2+1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2+6 आ गया इसका शेयर। तो हम इसका शेयर लिख देंगे 2/6, ठीक है। तो इसका शेयर क्या आ गया, 2/6। 2/6 कैसा है, 2 यहाँ पे, और 3+2+1 कितना हो गया, 6। तो 2/6 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। ये रिटायर कौन से दिन को हुआ है, 1 जून को रिटायर हुआ है। अगर हम पूरे साल का केस निकालें अपने, और यहाँ पे लिखे 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से पहले कितने मंथ थे और 1 जुलाई के बाद कितने मंथ थे। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना। 1 जुलाई को ये क्या हो गया, रिटायर हो गया। अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, यानी कि 3 मंथ थे पहले। और जून के बाद कितने थे, जून का पूरा महीना, जुलाई के बाद कितने थे, जुलाई का पूरा महीना, क्योंकि 1 जुलाई को हुआ है तो जुलाई को भी हम इंक्लूड करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 9 मंथ हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे कितने मंथ आए, 3 मंथ आए, और यहाँ पर कितने आए, 9 मंथ आए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे कितने होते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि बिफोर रिटायरमेंट। अगर ये रिटायर यहाँ पे हुआ है तो बिफोर रिटायरमेंट हमारे कितने मंथ थे, 3 मंथ थे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 मंथ्स लिख देंगे। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक महीने में कितने मंथ, एक साल में कितने मंथ होते हैं। तो यार ये तो आप कैलकुलेट ना भी करोगे तो भी आप बता दोगे 12 मंथ ही तो होंगे एक साल में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयर। इसका क्या आ जाएगा, ₹10,000 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयर। तो प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ इस चीज को मैं रब नहीं करता, एक काम करता हूँ। अगर आपको कभी एकदम से नहीं समझ आए तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाली जो चीज़ थी ये इससे रिलेटेड थी, ये वाली चीज़ किससे रिलेटेड थी, इससे रिलेटेड थी कि ये 3 और 9 कैसा है। ये वाली चीज़ हमने लिखने के लिए वो की थी। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये सारा केस हमने किया क्या और पढ़ा क्या। हमने बोला कि यार करंट ईयर में हमें कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सपोज ये पूरा साल मैंने लिखा 2012 और 13, ठीक है। इसके अंदर कितने मंथ आ सकते हैं, 12 मंथ आएंगे। सिंपल सी बात है, एक साल में 12 मंथ होंगे। हमने पीरियड लिखा 2 महीने का यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये वाला पीरियड कौन सा है, अप्रैल का मंथ और मई का मंथ। ये कौन सा पीरियड है, अप्रैल का मंथ और मई का मंथ, यानी कि ये 2 महीने का पीरियड है, ठीक है। उसके बाद का पीरियड जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि ये पूरा का पूरा पीरियड इसमें आता है। ये कौन से मंथ का पीरियड है, 10 मंथ्स का पीरियड है। हमने बोला कि इससे पहले कितने पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, और यहाँ पर 2 पार्टनर रह गए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो बीच में डेट आई है इसमें एक पार्टनर ने क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। हमने बोला ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि यार ये जो पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये किस पार्टनर में बटेगा, तीनों में बटेगा, दोनों में बटेगा, किस पार्टनर में बटेगा। तो आपने बोला कि यार ये जो पहले का लॉस है, तो पहले का लॉस तो जो पहले का प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले का प्रॉफिट एंड लॉस तो तीनों पार्टनर में बांट दो। और इस लाइन के बाद का, रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट एंड लॉस किस में बांट दो, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इन 2 पार्टनर्स में बांट दो। सिंपल सी चीज है, पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस किस में बटेगा, इसमें हमें नहीं पता किस में बटेगा। तो हम क्या करते हैं, जो पहले का है वो तो क्या करेंगे, इन तीनों में बांट देंगे, और जो बाद का प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या करेंगे, हम इन दोनों में ही बांटेंगे, जो पार्टनर्स रह गए उसमें बांटेंगे। हमने इतना चीज समझ ली, ठीक है।
अब हमें एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया जाएगा 1,20,000 रुपये। हमें रेशो दिया जाएगा ओल्ड, रेशो दिया जाएगा नया, उसके बाद बी रिटायर कब हुआ है वो वाली डेट हमें बताई जाएगी। हमें क्या बताना होगा कि बी को कितना प्रॉफिट दिया जाना चाहिए। बी कौन सा पार्टनर है, जो कि बी रिटायर हुआ है, वो वाला पार्टनर कौन है, बी है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या, अगर हमें रिटायरिंग पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, क्या रिटायरिंग पार्टनर का करंट ईयर का प्रॉफिट जो हमसे पूछा गया है, कैलकुलेट बीज प्रॉफिट, यानी कि अगर हम इस वाली फिगर में देखें, यानी कि अगर ये वाला पार्टनर रिटायर हुआ है तो इसका ये वाला प्रॉफिट, इस पीरियड का प्रॉफिट कितना आएगा, वो अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है। करंट ईयर का प्रॉफिट लिख दो सबसे पहले, मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर के शेयर लिख दो, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले कितने मंथ थे, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करंट ईयर का प्रॉफिट लिखा, डायरेक्टली हमको दिया हुआ था 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया, सिंपल। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या था, ओल्ड शेयर, या फोर्स हमसे पूछा गया होगा क्या, 2/6। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 लिखा 2 का, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 3 + 2 + 1 कितने हो जाते हैं 6, यानी कि 2/6 हमारा इसका शेयर आ जाएगा। तो हमने 2/6 यहाँ पे शेयर लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई लिखा नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट। अब ये क्या है, बिफोर रिटायरमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बनाई, ये पूरा साल था, पूरे साल में ये क्या था, ये पूरा साल था, पूरे साल में ये 1 जुलाई को रिटायर हुआ है। कब, 1 जुलाई को ये रिटायर हुआ है, यानी कि इससे पहले कितने मंथ थे, 3, इसके बाद कितने मंथ हैं, 9। हमसे क्या पूछा गया है, रिटायरमेंट के पहले के मंथ बताओ, रिटायरमेंट के पहले के मंथ कितने हैं, 3। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। टोटल ऑफ नंबर ऑफ मंथ, एक साल में कितने मंथ हो सकते हैं, आप इनको भी टोटल कर सकते हो, 3 + 9 कितना आ जाएगा, 12। और वैसे भी आप बता सकते हो एक साल में तो 12 ही मंथ होंगे, तो 3/12 आप यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद इसको सोल्व करोगे तो प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 10,000 रुपये। कौन सा प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर का, जिस पीरियड में वो क्या रहा है, पार्टनर रहा है, यानी कि इस वाले पीरियड में वो क्या रहा है, पार्टनर रहा है। इसका मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर, रिटायरिंग पार्टनर कौन हो रहा है, सपोज ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये वाले पार्टनर का ये वाला शेयर आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 10,000 रुपये आना चाहिए। ये हमने इस फॉर्मूले से देख लिया। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, और जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसके अंदर भी ये वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। कौन सा, करंट ईयर का प्रॉफिट किसका निकालना है हमें, बी का। या बी का कौन सा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है। तो इस तरीके से हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा। 2 चीज़ें कौन सी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में, ये रहा। हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, किसका, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमको दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि 3 साल के, सपोज 3 साल हमने काम किया है, ये जो स्टार्टिंग के 2 साल थे इसमें 3 पार्टनर थे, और बाद के 2 साल बाद का 1 साल था उसमें 2 पार्टनर थे। तो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला जो प्रॉफिट है इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो पुराने पार्टनर्स है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट होगा तो हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाएगा प्रॉफिट की फॉर्म में। प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस दिया जाएगा लॉस की फॉर्म में। हमें एक जनरल एंट्री से करना पड़ेगा। जनरल एंट्री हमारे पास कौन सी आएगी, प्रॉफिट की आएगी, जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट P&L टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ये क्या होगा, प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और टू P&L अकाउंट। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, जनरल रिजर्व P&L एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट, और P&L डेबिट में हमें क्या मिलेगा, लॉस। इस साइड प्रॉफिट मिलेगा, इस साइड लॉस हमें लिखा हुआ मिलेगा। करंट ईयर का हमने देखा, अगर करंट ईयर का हमें करना है तो हमने एक फॉर्मूला देखा, कौन सा, रिटायरिंग पार्टनर्स करंट ईयर प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो करंट ईयर का प्रॉफिट लिखो, मल्टीप्लाई उसका कितना शेयर है वो लिखो, नंबर ऑफ मंथ बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले कितने मंथ थे वो लिखो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर कितने होते हैं, 12। ये तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। इस तरीके से हम जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में, पार्टनर्स में।